हम्म, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, ओके। सो काफ़ी जनता अभी नहीं आई है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अपन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग। कहाँ तक? मोल फ्रैक्शन तक अपन बात कर चुके थे। ठीक है। सो आज अपन उसके आगे कहानी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन तक डिस्कशन हो गया था। किसी को मोल फ्रैक्शन तक समस्या है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो बात कर ले, तो उस पर फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको मोल फ्रैक्शन तक में समस्या है? डन है। चल, ठीक है। सो इसके आगे कहानी पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है अपने पास, दैट इज मोलैरिटी। अब ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, सपने में भी ये वर्ड आते रहता है। ठीक है, लेकिन अब चैप्टर में पढ़ना है तो पढ़ेंगे ही। ओके। सो मोलैरिटी क्या है भैया? सो ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जिसमें क्या करते हैं अपन, तो हम रेशियो लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। सो भैया मोलैरिटी है क्या? तो ये कुछ अलग नहीं है। डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है। क्या होता है भैया? सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? तो
लीटर में। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तिवारी M/V नहीं होता बाबू। ठीक है, चलो। तो ये अपने पास हो गई मोलैरिटी। मोलैरिटी को ही हम जब बात करते थे गैस में, गैसियस स्टेट पढ़ते थे या फिर इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, तो गैस के रिस्पेक्ट में जब बोलते थे तो सिंपली कॉन्सेंट्रेशन बोल लिया करते थे। कॉन्सेंट्रेशन का आइडियली केमिस्ट्री में जब बात किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन, तो नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि वो मोलैरिटी के लिए बात हो रहा होगा नॉर्मली। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मोलैरिटी होता है, जितने टर्म्स पढ़े वो सारे होते हैं, बट हम आइडियली मान लेते हैं कि चलो भैया कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी है। ठीक है, चलो। यूनिट इसकी क्या होती है भैया? सो इसकी यूनिट हमको पता है, इसकी यूनिट क्या होती है। सो यूनिट होती है मोल पर लीटर, या मोलर, मोलर भी बोलते हैं, या सिर्फ कैपिटल M लिख के भी काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई मोलैरिटी की। किसी को ऐसा तकलीफ है कि भैया मोलैरिटी हमको नहीं पता, तो पूछ सकते हो। किसी को तकलीफ है तो पूछ सकते हो फटाफट कि मोलैरिटी क्या होता है। चलो ठीक है, सो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ फटाफट से। आसान सा क्वेश्चन है। बोलता क्या है कि भैया अगर 5 ग्राम NaOH को 450 ml सॉल्यूशन बनाया गया तो बताइए मोलैरिटी कितना होगा। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। 5 ग्राम NaOH को 450 ml सॉल्यूशन बनाया गया तो मोलैरिटी कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करो। ओके राघवेंद्र ठीक है, कल्याणी ठीक है, और दीप। एक बार इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कराएगी, सही है। ठीक है, हाँ ठीक है दीप, ठीक है। तिवारी ठीक है, हरीश फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। ठीक है, वैसे शिवम गलत है। शिवम फॉर्मूला देखो, मोल्स बाय वॉल्यूम है। ठीक है, आनंद राज ठीक है। चलो, आसान सा क्वेश्चन है भाई। सो मोलैरिटी होता क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? सो 5 ग्राम हमको दिया हुआ है। मोलर मास से NaOH का कितना होता है? सो भैया NaOH का मोलर मास देखोगे तो Na इज 23, ऑक्सीजन 16, ये 1, तो इन सबको सॉल्व ऐड करोगे तो दैट इज 40। ठीक है, सो मोलर मास हो गया इसका 40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर का मतलब क्या हुआ? 450 ml डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई। अब इसको सॉल्व करो फटाफट से, जो आंसर आए। सो सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.77 के लगभग आएगा। तो मोटे तौर पे मान लो दैट इज 2.8। ठीक है, तो 0.28। ठीक है, चलेगा। चल, यूनिट क्या रहने वाला है? मोलर ही रहता है, या M लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो चलेगा। किसी को इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया इसमें तकलीफ है, हमको कोई चीज समझ में नहीं आई है। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है, मोलैरिटी में तकलीफ है? डन है। चलो, एक क्वेश्चन मैं यहीं पे दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होगी? फटाफट से सॉल्व करो तो इसको। प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होगी? क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये, कि प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है।
बहुत बार डिस्कशन भी किए हैं इस क्वेश्चन पे। गुड दीप, एक सही आंसर आया अभी तक। राघवेंद्र ठीक है, वैष्णवी ठीक है, हरीश ठीक है। चलो, सो प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होता है भैया? सो मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है कि अपने पास फॉर्मूला मोल्स बाय वॉल्यूम। मैंने मान लिया कि 1 लीटर अपने पास पानी है, एजम्पशन ले लिया कि 1 लीटर पानी है। हाँ शिवम ठीक है, एज्यूम 1 लीटर H2O, ठीक है। सो अगर 1 लीटर अपने पास पानी है तो उसमें कितने मोल्स होगा वाटर, वाटर का मोल्स कितना होगा, ठीक है। सो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे, तो हमको पता है कि 1 लीटर पानी का आइडियली हम मान के चलते हैं कि डेंसिटी 1 ग्राम/ml होती है, हम मान के चलते हैं। सो अगर डेंसिटी 1 ग्राम/ml है, हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि भैया प्योर वाटर है तो डेंसिटी कितना रहेगा 1 ग्राम/ml। 1 ग्राम/ml बोला जाए या 1 kg/लीटर बोला जाए, बात क्या है, सेम ही है। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, ml को लीटर में कन्वर्ट करो, बात क्या होगा, दोनों में से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो अगर डेंसिटी 1 kg/लीटर है और 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया तो उसका मास भी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, ठीक है। 1 kg का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब मोलैरिटी लिखते हैं, मोलैरिटी क्या होगा। सो यहाँ पे सॉल्यूट भी वाटर, सॉल्वेंट भी वाटर। ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा कहानी है कि यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूट भी वाटर, सॉल्वेंट भी वाटर, ठीक है, क्योंकि तो और कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। तो चलो भैया, 1000 ग्राम मास हो गया, मोलर मास हो गया 18, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर दिया हुआ है, डिवाइड बाई 1। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 55.5 लगभग मान लो, तो 55.5 के लगभग इसका मोलैरिटी आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्योर वाटर की मोलैरिटी सीधे ध्यान रखना दैट इज 55.5 लेके चलते हैं। चलो, तो ये कहानी हो गई मोलैरिटी की। नेक्स्ट अपन आते हैं दैट इज मोलालिटी। ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे अलग टर्म है। क्यों सबसे अलग है, डिनोट करते हैं एम से। क्यों सबसे अलग है, स्मॉल एम से करते हैं। इसलिए सबसे अलग है क्योंकि ये एक अकेला ऐसा टर्म है जिसमें सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट आता है, सॉल्यूशन नहीं आता है। सारे जगह सॉल्यूशन लेके चलते हैं, ठीक है, पर ये एक ऐसा जगह है जहां सॉल्यूट के साथ क्या आ रहा होता है, सॉल्वेंट आ रहा होता है, ठीक है। चलो, ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं अपन इसकी कहानी क्या है। सो मोलालिटी क्या होता है, सो मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट का मास किस में चाहिए भैया, तो इन केजी, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यूनिट इसका क्या रहता है, सो भैया इसका यूनिट यूज करते हैं दैट इज स्मॉल एम, या मोलल बोलते हैं इसको, मोलल, मोलल, ठीक है। तो स्मॉल एम या मोलल लिख के इसका काम चला लेते हैं, ठीक है। चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई मोलालिटी की। नेक्स्ट आते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इस आसान से क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कीजिए। इस आसान से क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कीजिए। बोलता क्या है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड 75 ग्राम बेंजीन के साथ है, बताइए मोलालिटी कितना होगा। बेंजीन जो है यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट है और इथेनोइक एसिड जो है वो एज अ सॉल्यूट है। करो सॉल्व।
फटाफट से। आरीश ठीक है, राघवेंद्र ठीक है, दीप ठीक है, तिवारी क्या कहना चाहता है भाई? वैष्णवी गलत है, फिर से चेक करो। तिवारी ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। रिया गलत है, सो मोलालिटी इक्वल्स टू हो गया मोल्स पहले तो दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास इथेनॉइक एसिड का निकालोगे तो लगभग 60 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई बेंजीन का मास इन केजी। सो बेंजीन का मास इन केजी क्या होगा भैया? ठीक है, सो ये हो गया 75 ग्राम डिवाइड बाई 1000, 1000 से डिवाइड करोगे इसमें आ गया केजी में। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.55 ग्राम, ठीक है। यूनिट क्या रहने वाली है? मोलल, अब की बार लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे अगर इसका दूसरा यूनिट भी बात करो तो स्मॉल एम। एक और भी चीज लिखते हैं दैट इज मोल पर केजी, ये भी यूनिट रहती है, तो मोल पर केजी से भी काम चला सकते हो, ठीक है। किसी को तकलीफ है तो बता दो भाई, यहाँ तक में कोई समस्या है तो। कल्याणी सही है, छानने तब ठीक, अब तो सॉल्व ही हो गया। कोई है जिसको मोलालिटी में तकलीफ है? नहीं है, चलो ठीक है, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहला दूसरा और हाँ पहला दूसरा क्लास में करना है, ये 3 आपका होमवर्क है, ठीक है। तो पहला दूसरा फटाफट कीजिए, पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व कीजिए, अभी बैठे बैठे फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व कीजिए। बोलता क्या है? कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राफ्लोराइड, दोनों का मास परसेंट बताना है। एक का भी बता लोगे चलेगा, बेंजीन का बता लो, ठीक है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राफ्लोराइड, दोनों का मास दिया है, बोला है कि भैया बेंजीन का मास परसेंट कितना होगा, बताइए, शुरू हो जाओ। अंजन ठीक है, बेंजीन का मास परसेंट आपको बताना है पहले वाले केस में। रिया ठीक है, दीप ठीक है, वैष्णवी ठीक है, राघवेंद्र ठीक है, कल्याणी ठीक है, आनंद कुमार ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है यार, ये तो सॉल्व होना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर समस्या है ना बाबू।
ठीक है, चलो सो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। मास परसेंट किसका बोला भैया? बेंजीन का बोला। तो चलो मास परसेंट ऑफ बेंजीन कितना होगा भैया? मास परसेंट सॉल्यूट का मास कितना दिया है? तिवारी नहीं देखा बाबू? बेंजीन का दिया है 22। पूरे सॉल्यूशन का कितना होगा? सो 122। ठीक है तिवारी, ये दूसरे वाले का सही है, टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, सो 122 प्लस 22, क्योंकि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 15.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, सो 15.2% अपने पास कौन हो गया? बेंजीन हो गया। दूसरा वाला भी बता सकते हो, 100 में से इसको माइनस कर लो, या मन करे तो सॉल्व कर लो उसको। सेम कहानी, मास बाय मास मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। ठीक है वैष्णवी, ठीक है राघवेंद्र, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4। ऊपर में भी फॉर्मूला दिया हुआ। तिवारी ठीक है, CCl4 इज 0, CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, दीप ठीक है। चलो CCl3 कुछ नहीं होता तिवारी, CHCl3 होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHCl3 नॉट CCl3। CCl3 कोई कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, चलो सो करते हैं भैया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बोला है। अच्छा देखो, अभी इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें ना मास वास कुछ नहीं दिया है, मोल फ्रैक्शन पूछा है, मास परसेंट देके। सो अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? हमने मान लिया कि भैया मेरे पास जो सॉल्यूशन था वो 100 ग्राम का था। एजम्पशन ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, मना नहीं है, तुम्हारी चॉइस है, तुम जिसको मन करे उसको ले लो। ठीक है, बट एक्स लेने में थोड़ा दुख होता है, इसलिए मैं 100 ले लेता हूँ। ठीक है, चलो सो यहाँ पे अपन ले लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन ले लिया। अब बोला गया कि भैया बताओ इसमें बेंजीन का मास कितना होगा? तो बेंजीन का मास कितना होगा? तो 30% इसका मास होगा। यहाँ बोला है कि 30% बाई मास है बेंजीन। सो मास ऑफ बेंजीन कितना होगा? तो भैया बेंजीन का मास कितना हो जाएगा? 30%। तो 100 का 30% कर लो, ऐसे तो जरूरत नहीं था इसको करने का। ठीक है, दैट इज 30 ग्राम। ठीक है, सो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो जाएगा? सो मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी 100 इंटू 70। माइनस भी कर सकते तो ऊपर वाले में से, कोई दिक्कत नहीं था, ये सॉल्व ना भी करते तो 70 ग्राम। अब दोनों के बस लिख लो मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन पूछा? बेंजीन का पूछा है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा भैया? सो एक्स ऑफ बेंजीन, फिर से एक्स, चलो ठीक है, तो एक्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा अपने पास? तो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं अपन। देखो कितना आंसर आ रहा है। तो 30 अपॉन मोल्स कितना होगा बेंजीन का? तो 30 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा? दैट इज 78। ठीक है, तो ये भी हो गया अपने पास 30 अपॉन 78, यहाँ लिख ले। और CCl4 का कितना है? 154 आ रहा है क्या मोलर मास? ये बता मुझे फटाफट से। ठीक है, तो ये हो गया 70 अपॉन 154। ठीक है, चलो सो इस पूरे को सॉल्व करो, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है फटाफट से बताओ मुझे। सॉल्व करने पे 0.4 के लगभग आ रहा है। ठीक है, डन है। तो ये मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? लगभग 0.4 हो गया। ठीक है, 464। ठीक है, चल डन है क्या? किसी को इस पूरे कहानी में तकलीफ है तो बता दो भैया, कोई चीज जो इसमें समझ में नहीं आई हो, कोई चीज इसमें जो ऐसा लगता हो कि समझ में नहीं आया हो। डन है,
CCl3 बाबू कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है। CCl3 कैन बी इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट हो सकता है, ठीक है, वो कंपाउंड नहीं हो सकता बाबू। रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, वो कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस है। कंपाउंड, कंपाउंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, रेडिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी रिएक्शन में बन रहा होता है, ठीक है। CCl3 भी बनता है, बहुत सारे रिएक्शन में बन रहा होता है CCl3, ठीक है। चलो ओके, सो कहानी यहाँ तक हो गई कि भैया अपने पास बेंजीन क्या होगा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.46। किसी को इसमें तकलीफ है तो बता दो भाई, बात करेंगे उस पर अपन। डन है, चलो ठीक है। सो इस पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे अपन सॉल्व कर लिए। इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप अपने मॉड्यूल को एकदम बिल्कुल शुरू में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, अगर गलती से याद हो, गलती से, ठीक है, तो जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस समय कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़े थे, सबसे लास्ट टॉपिक हुआ करता था अपना, उसको निकालो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, और अगर करने की इच्छा है तो वहां से सॉल्व कर सकते हो। बाकी सॉल्यूशन में और एनसीईआरटी में कुछ भी ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पंगा नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। सो ये 3 आपके होमवर्क हैं, बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो आप पढ़े ही हो, और गलती से याद है तो ये बोलना बहुत जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। चलो, सो ये कहानी हो गई अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा याद है, चलो ठीक है, याद होगा तो बहुत सारी चीजें याद होंगी। कुछ डेंसिटी हुआ करता था, डेंसिटी मोलैरिटी देके मोलालिटी निकाला करते थे, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी उस टाइम, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जितना अपने को जरूरत है अभी के हिसाब से, ठीक है। चलो, ये 3 आपका होमवर्क है, आराम से घर पे करना, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, भिंडी। चलो अच्छा याद आया, ओके। तो नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक है इस चैप्टर में एंटर करने के लिए, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। यहाँ से मेन आपका सॉल्यूशन शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में मैक्सिमम आप कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया मेरे पास 1 लीटर पानी है नहीं, बट मान लो कि 1 लीटर पानी है, ठीक है। 1 लीटर पानी में मान लो मैंने बोला कि 36 ग्राम ऑफ मैं शुगर को डिसॉल्व कर सकता हूँ, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कि 1 लीटर पानी में मैक्सिमम आप जितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी। इसको एक और तरीके से बोलते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए। सैचुरेट हो जाएगा मतलब क्या है कि अब उसमें कोई चीज डिसॉल्व नहीं की जा सकती, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं कि भैया वो सैचुरेट हो गया, एंड दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी कंसिडर्ड एज इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो देख लेते हैं भैया सॉल्युबिलिटी का एक गंदा सा डेफिनेशन। तो गंदा सा डेफिनेशन क्या बोलता है कि मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, मैक्सिमम अमाउंट क्या, सॉल्यूट का, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बदल जाएगी, बट फिक्स टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कभी ये बात नहीं किया गया कि लिक्विड में गैस का, लिक्विड में लिक्विड का, लिक्विड में सॉलिड का, ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं है। सो अब हम बात करेंगे अलग अलग फेजेस के लिए कि भैया अलग अलग फेजेस की जो सॉल्युबिलिटी है एक दूसरे में वो कैसे होती है, ठीक है। चलो, सो सबसे पहला है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो कैसी होगी और वो किस बात पे डिपेंड करेगी। तो देखो सबसे पहला जो सवाल आता है कि भैया कौन सा सॉलिड है जो लिक्विड में सॉल्युबल होगा, कौन सा सॉलिड होगा, क्या सारी चीजें सॉल्युबल होंगी, नहीं। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, वहां पे हम एक लॉ लगाते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या हुआ, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब हुआ कि पोलर कंपाउंड पोलर चीजों को डिसॉल्व करेगा, नन पोलर जो है वो नन पोलर को डिसॉल्व करेगा। सो पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नन पोलर को। पोलर क्या होता है, सो केमिकल बॉन्डिंग याद करो, जहां डाइपोल मोमेंट आता था, जहां पे भी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर गया हम बोलते थे कि भैया वो पोलर है।
जहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं किया, जहाँ डाइपोल मोमेंट टोटल इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, तो हम बोलते थे कि वो नॉन पोलर है। ठीक है, आइडियली पोलर होने के लिए देखो जो कंडीशंस है समझ लो, थोड़ा सा आइडिया रखो पोलर का कैसे, थोड़ा सा आइडिया लगा के रखना। जहां पे भी आयनिक कंपाउंड बनता है उसको तो तुम पोलर कैटेगरी में डाल दो। क्यों? आयनिक आते ही दिमाग में आता है चार्ज, चार्ज है मतलब पोल्स है तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो बात ही हटा दो, आयनिक का बात ही हटा दो। जैसे सॉल्ट NaCl, KCl, Na2CO3, कुछ मतलब जो भी सॉल्ट्स टाइप की चीज दिखती है, ठीक है, या मोटे तौर पे समझ लो अल्कली मेटल या अल्केलाइन मेटल का कोई चीज दिखे, अल्कली और अल्केलाइन वाले दिख रहे हैं तो आंख बंद करके सोच सकते हो कि 99% केस में वो कुछ पोलर वाला ही कांड करेंगे, अल्कली और अल्केलाइन वाले। लिखवा नहीं रहा, ये मत रोना धोना मचाना कि लिखवाए नहीं है ये चीज, ठीक है, लिखवाने की जरूरत नहीं है ये चीज, ये लॉजिक होता है, रूल नहीं है ये, ठीक है। चलो, सो अल्कली और अल्केलाइन वाले दिखते हैं कहीं पे तो आइडियली मान के चलो कि वो पोलर दिखाएंगे। रीजन क्या है? उनको अपना इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं, वो चाहते हैं भैया किसी को दान कर दें, कोई लेके जाए, और लेके जाए तो चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तो पोलर के चांसेस बढ़ गए। चलो, नॉन पोलर कौन होगा? आइडियली, आइडियली ध्यान रखो कि या तो वो एक एलिमेंट हो, या तो एक एलिमेंट हो, जैसे Cl2, Br2, I2, N2, O2, ये एलिमेंट है। अब इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो ये क्या होंगे? नॉन पोलर वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद कोई दो ऐसे मिल गए जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर है। जैसे फॉर अ टाइम बिंग मान लो कभी ऐसा हुआ कि आयोडीन ब्रोमीन मिल गया, तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा का नहीं होता, लगभग लगभग वो नॉन पोलर में आ जाएगा, लगभग लगभग, ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड, कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर वाले कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो कार्बन आया तो दिमाग में सोचना कि नॉन पोलर के चांसेस बन गए, एलिमेंट आया तो नॉन पोलर के चांसेस बन गए, अल्कली मेटल आया तो पोलर के चांसेस बन गए, वाटर तो खैर पोलर का राजा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये पहले बताया था, ये सारी चीजें पहले डिस्कशन हुआ, इसलिए इन सभी चीजों को नहीं बता रहा, बस समझाने के लिए भी बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे पोलर डिसॉल्व्स पोलर, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, H2O प्लस NaCl, H2O प्लस KNO3, ठीक है। इस तरह की जो चीजें होंगी वो पोलर हैं, पोलर हैं तो एक दूसरे में वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चांसेस अच्छे खासे डिसॉल्व के, ये याद रखना, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, याद रखना कि कोई चीज किसमें डिसॉल्व होती है नहीं होती, ये एक आइडिया जरूर है, लेकिन इन सबके माई बाप जो है वो KSP है, KSP पढ़े हो, KSP पता है, KSP वैल्यू बड़ी तो सॉल्युबिलिटी है, KSP वैल्यू छोटी तो मतलब सॉल्युबिलिटी नहीं है या कम है, ठीक है। चलो, एक अल्कली या अल्कलाइन है और दूसरा कोई एलिमेंट है, तो उस टाइम क्या करना, अल्कली अल्कलाइन एक है ना तो पोलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो अपने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो पोलर के साथ चांसेज है वहां पे, ठीक है। चलो, सेकंड क्या है? नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे बेंजीन और CCl4 का एग्जाम्पल, ठीक है, उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ले लेते हैं अपन बेंजीन, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, याद रखना, H2O कम से कम कुछ याद रहे ना रहे, बेंजीन को तो एटलीस्ट याद रखना कि बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, H2O वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। चलो, बेंजीन प्लस
शुगर, ठीक है। सो बेंजीन में अगर आपने शुगर को डाल दिया तो नॉन पोलर है, डिजॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारी कहानी के बावजूद, ये सारी कहानी के बावजूद याद रखना, ठीक है, ये सारी कहानी के बावजूद एक बात याद रखना, ये रूल्स हार्ड एंड फास्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि तलवार लिया, बोले थे आपके ऐसा होगा, इसे काहे नहीं हुआ, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एजम्पशंस लेके हम चल रहे होते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी ये नहीं बोला है कि भैया ये हमेशा वैलिड होगा, ये हमेशा 100% ट्रू है, नहीं है, मैक्सिमम केसेज में चलेगा, ठीक है। 100% ट्रू है ये बात गलत है, ठीक है। चल नेक्स्ट आते हैं कि चलो जब सॉल्यूबल हो गया कोई भी चीज़, मान लो मैंने नमक लिया, नमक को पानी में डाल दिया, सॉल्यूबल हो गया, या चीनी लिया, चीनी को पानी में डाल दिया, सॉल्यूबल हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? सो उसके बाद याद करो, एक चैप्टर पढ़ा करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा था दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल हुआ करता था कि भैया अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि पानी में अगर आपने शक्कर डाल दिया है और थोड़ा भी याद हो तो पूरा 1.5 क्लास लगभग लगभग इसमें बर्बाद हुआ है। कि अगर हमने पानी में शक्कर को डाला है तो उसमें कहानी कुछ ऐसी होगी कि शक्कर घुलने के बाद, शक्कर जब घुल गया तो उसके बाद कुछ कहानी ऐसी होगी कि शक्कर जो है उसमें थोड़ा थोड़ा, हमेशा ऐसा होते रहेगा कि जो घुला हुआ शक्कर है वो इस सॉलिड शक्कर पे आएगा, ठीक है, और ये जो सॉलिड शक्कर है ये पानी में घुलते रहेगा, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। बिल्कुल गुलाब जामुन, चाशनी, वो सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, मतलब लिक्विड में जो घुला हुआ शक्कर है उसका सॉलिड पे आना और सॉलिड का फिर लिक्विड में जाना। सो ये एक इक्विलिब्रियम बना के रहता है, मतलब जो लिक्विड व जो घुला हुआ है, जो आपने पास सॉल्युबल हो गया है उसका सॉलिडिफाई हो जाना, और जो सॉलिड है उसका सॉल्युबल हो जाना। एक एग्जांपल अगर यहाँ थोड़ा सा ये दिमाग पे जोर डालोगे तो याद आए शायद कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए थे रेडियो एक्टिव शुगर को भी लेके, कि रेडियो एक्टिव शुगर जब लिया था तो हमको ये चीज़ पता चल गया था कि अच्छा ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है कि इसके कुछ पार्टिकल इसमें जा रहे हैं और इसमें से कुछ पार्टिकल इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। सो वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, चलो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए बताता हूँ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। वो इक्विलिब्रियम कैसा होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम होता है। कैसा इक्विलिब्रियम होता है, तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वहां पे प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन इफेक्टिव चेंज जो है वो जीरो है, ठीक है। इफेक्टिव चेंज जीरो का मतलब क्या होगा कि ना ही सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, ना सॉल्वेंट का बढ़ेगा घटेगा, ना सॉल्यूशन में कोई चेंज आएगा, मतलब सारे के सारे जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, वो एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन से जो शक्कर है वो सॉल्यूट बन जा रहा है, मतलब सॉलिडिफाई हो जा रहा है, और जो सॉलिड शक्कर है वो सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इतना माथा पिच्ची नहीं भी करना, तो बस इतना सा ध्यान रखो कि जब दोनों सॉल्युबल होते हैं, सॉलिड, जब दो सॉलिड सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो, जब दोनों सॉल्युबल होते हैं तो वहां पे एक चीज एग्जिस्ट करती है दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बस काम खत्म, ज्यादा इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। किसके किसके बीच का, किसके किसके बीच, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के साथ में। ये जो एरो है ये एरो क्या बताता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ही साइन है। चलो अब नेक्स्ट चीज है कि भैया हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा दैट इज स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब क्या इसका टेम्परेचर से लेना देना है कि कोई भी चीज कितनी सॉल्युबल होगी नहीं होगी, बिल्कुल लेना देना है। और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। सो कहीं भी कोई सॉलिड कितना सॉल्युबल होगा इसका टेम्परेचर से बहुत गहन लेना देना है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल तो हमको पता ही है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला था, दैट इज गुलाब जामुन वाला, तो अपन बात करेंगे उस पर, ठीक है। बाकी उससे पहले यहाँ तक छापो, ये दोनों पॉइंट छापो, ऊपर वाला ये और ये, इसको अभी मत छापना, ठीक है। आगे देखते हैं कि भैया ये कैसे कहानी होती है, छापो फटाफट से। और किसी को कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लो।
अच्छा ईमानदारी से बताओ किसको किसको ये एग्जाम्पल याद था, यहाँ इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, रेडियो एक्टिव वाला। वैष्णवी बोल रही याद था, और बस एक। तिवारी रहने दे बाबू, छोड़ दे तिवारी, छोड़ दे, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा हैंडरेज की हो यार, वो हैंडरेज वाला मैंने बंद किया, रुक गया। हाँ हैंडरेज करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोगों को याद था, देख कौन कौन 3 लोग हैं भाई। अच्छा अनुष्का, वैष्णवी, कल्याणी, क्या बात, सही है। तिवारी रहने दे बेटा, कोई बात नहीं, होता है, मैं मान गया। सब शरबत बना के पी जाना है, चाहे कितना ही करा लो, कुछ भी करा लो, जनरली यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं, उसको आप तुम आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर वाला बताया था, रेडियो एक्टिव नहीं बताया था। अच्छा शुगर वाला बताया था ये याद है, रेडियो एक्टिव उसमें यूज किया था ये याद नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात, ठीक है। ओके सो ये अपने पास कहानी हो गई, मतलब क्या कर रहे हो, जो पढ़ाया पढ़े उसको घोल बना के पी गए, बिल्कुल। ऐसे कैसे होगा बताइए, ऐसा ऐसा काम कीजिएगा, सब पढ़ने के बाद करने के बाद ऐसे शरबत बना के पी जाओगे तो क्या होगा फिर बताओ। चलो ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे सॉल्युबल है, ठीक है। जरा आगे देखते हैं। सो अपन अब देखने वाले हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा होता है, ठीक है। सो आते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट पे, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसा है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ये बिल्कुल ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा एक एक मिनट रुक गया बेटा, मैं राइट दे दे रहा हूँ। चलो ये 2 मिनट बाद में देता हूँ मैं, ठीक है। चलो सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसा होता है, ठीक है। तो जरा देखा जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसा होता है। सो अगर मेरे पास डेल्टा एच, अगर मेरे पास डेल्टा एच जो है ये निगेटिव है, डेल्टा एच जो है अगर निगेटिव है, ठीक है। सो मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच निगेटिव है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन किधर जाएगा। निधि ऑडियो ऑन करो, बताओ तो बेटा। डेल्टा एच निगेटिव है, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, रिएक्शन किधर जाएगी। ऑडियो ऑन करने का परमिशन नहीं है क्या? अच्छा सॉरी, हाँ भाई बेट करो, बताओ। डेल्टा एच निगेटिव है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। ओके सो अगर मेरे पास कोई भी ऐसी चीज जिसको हम सॉल्युबल बना रहे हैं, जिसको हम घोल रहे हैं, अगर वहां पे डेल्टा एच निगेटिव है, मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, तो हमने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन जो है वो किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस चीज को ध्यान दो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि डेल्टा एस निगेटिव, टेम्परेचर डिक्रीजेज, solubility increases, solubility increases, ठीक है। solubility increases की जगह ऐसे, ठीक है। और इसके बगल में टेम्परेचर इंक्रीजेस,
then solubility decreases। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसका देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डाला जाता है तो ये क्या देता है, ये सॉल्युबल जब होता है तो ये देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसी रिएक्शन होती है, तो भैया यहाँ जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चूने को पानी में डालते हो तो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड आएगी। बैकवर्ड आने का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी का घटना। सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब ये दोनों अच्छे से मिलेंगे और ये दोनों आराम से प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड जा रहा है मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है मतलब सॉल्युबिलिटी घट रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं, मैं यहाँ ऊपर में पॉइंट बना के लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉरवर्ड, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, और अगर बैकवर्ड है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज है। ठीक है, तो बैकवर्ड के लिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, तो ये कहानी हो गई अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा, जस्ट उल्टा। एंडोथर्मिक हो गया तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया वहां पे, सो अपने पास अगर डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो टेम्परेचर को अगर हमने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी एस लिखा है, ठीक है, इसको मैं डैश डैश दे रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर टेम्परेचर को घटाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, तो यही कहानी अपने पास है रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब, बिल्कुल ली चैटलियर प्रिंसिपल है, वो तो बहुत बड़ा पढ़ते थे, ये तो फर्जी बड़ा है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले लेते हैं, ग्लूकोज का पानी में मिलाना या शक्कर का पानी मिलाना, सुक्रोज का पानी में मिलाना। ठीक है, सुक्रोज प्लस वाटर। ठीक है, या फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला लिख के भी देख सकते हो, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कैसा एग्जांपल है भैया, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच यहाँ पॉजिटिव होता है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। सुक्रोज इज सिंपली शुगर, तो अगर किसी को तकलीफ है तो सुक्रोज की जगह शुगर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ये तो थियरी हो गया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बात उसी पे आ गई भैया अपने पास गुलाब जामुन पे। ठीक है, आते आदर्श। ठीक है, सो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भैया ऐसा है कि अगर आपको शक्कर का सीरा बनाना है, अगर आपको शक्कर का मतलब जो बोलना चाहते हो रस बनाना है, तो हम चाहते हैं कि अगर अधिक से अधिक अमाउंट ऑफ शक्कर हम पानी में मिलाएं, मतलब गाढ़ा सा सीरा बने, तो हमें उसको गर्म करना पड़ता है। क्यों गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ये जो प्रोसेस है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये वाला केस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मतलब जहाँ पे ठंडे पानी में 1 लीटर में हम 36 ग्राम शक्कर डाल पाते थे, हो सकता है अब 1 लीटर में हम 200 ग्राम शक्कर को घुला लें, हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, और वही सीरा गुलाब जामुन हमने बना लिया। ठीक है, और उस गुलाब जामुन को बनाने के बाद ठंडी के टाइम में देखते हैं कि चलो बनाते वक्त तो ठीक है बन गया, अच्छा हो गया, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो गुलाब जामुन के ऊपर शक्कर का लेयर लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो उस केस में जो सॉल्युबिलिटी वाटर में शुगर की थी वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। अब शुगर उतना वाटर को नहीं रख सकता, उतना वाटर को नहीं रख सकता, तो वो क्या करता है, रिलीज कर देता है, रिलीज कर देता है मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है तो हमें अलग से क्या मिल जाता है, जो सॉल्यूशन था वो अपना शुगर छोड़ दिया और हमें सॉलिड सुक्रोज मिल जाता है, हमें सॉलिड शुगर मिल जाता है। किसी को इतने में तकलीफ है, कहीं पे भी कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लो, कहीं पे किसी पॉइंट पे डाउट है तो फटाक से पूछ लो। सर बनाने के प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कैसे कंसीडर किया, बनाने के प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहाँ कंसीडर किया, एंडोथर्मिक कंसीडर किया मेरे भाई। सर तो एक्सोथर्मिक में बोलो, एक्सोथर्मिक में ना सर कम कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी, सॉरी
क्या बोल रहा है? समझ गए? ठीक है, छापो इसको फटाफट से, जहाँ एस लिखा है उसको सॉल्युबिलिटी लिखना पूरा, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड कह सकते हैं इस प्रोसेस को। देखो सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा घुला देना, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। करो फटाफट से इसको नोट डाउन। और कहीं तकलीफ है, लग रहा है समझ नहीं आया तो भाई पूछ लेना, ये नहीं कि बस ठीक है छोड़ो हो गया जाने दो। एग्जाम्पल ऑफ सुपर सैचुरेटेड, देखो जैसे शक्कर को तुमने पानी में डिसॉल्व कर दिया हाई टेम्परेचर पे, अब तुम उसको जब लो टेम्परेचर पे ले आ रहे हो या फिर उसको थोड़ा भी टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, तो वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एट दैट टाइम वो सुपर सैचुरेट जैसा बिहेव करेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज किया, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होगा। ऐसा तो नहीं होगा थोड़ा डिक्रीज के फटाक से सॉलिडिफाई हो गया, धीरे धीरे होगा। अंजन ऑडियो ऑन करो। यस सर। ठीक है, तुमने क्या किया, सीरा बनाया, एकदम गाढ़ा सा सीरा बनाया, ठीक है। यस। गुलाब जामुन बना लिया, मान लो गुलाब जामुन बना लिया, ठीक है, तुम्हारी शादी हो रही है, गुलाब जामुन बना हुआ है, ठीक है। अब मान लो ऐसा हुआ कि शक्कर को क्या करें, ठंडा, मतलब जो गुलाब जामुन है उसको ठंडा किया गया, तुरंत फ्रिज में रख दिया, Yes. ठंडा हो गया। अच्छा ऐसा बताओ कि तुरंत ठंडा होता है क्या शक्कर ऐसा सॉलिडिफाई होगा, या थोड़ा टाइम लेगा धीरे धीरे होने में? सर थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेगा, लेकिन Yes. तुरंत ठंडा कर दिए तो अच्छा मान लो कि उसको हीट किया गया था फॉर अ टाइमिंग 100 डिग्री पे, ठंडा करके ले गया 30 डिग्री पे। अच्छा 30 डिग्री पे तो जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है शक्कर की वो क्या होती है, मान लो 36 ग्राम, लेकिन उस समय तो Yes. 36 ग्राम से ज्यादा डिजॉल्व है, यस सर। ठीक है। तो हम बोले हैं कि एट दैट टाइम वो जो शक्कर है वो क्या है, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। वो धीरे धीरे फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। कैसे, जब अपना जो शक्कर है उसको रिलीज कर देगा तब, ओके ठीक है। यस। भूख लग रहा है, अच्छा ठीक है, गुलाब जामुन सुनते ही भूख लग रहा है, सही है सही है। अब तो 2 बजे तक खुल रहा है, अब तो जाके खा सकती है बाहर, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गई सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कैसा इफेक्ट होता है रिगार्डिंग और सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भैया प्रेशर का इफेक्ट कैसा होता है, सब सॉलिड को हम किसी लिक्विड में सॉल्युबल करते हैं। तो देखो यार प्रेशर का इफेक्ट जो होता है ना वो ना के बराबर होता है। क्यों ना के बराबर होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड हो या लिक्विड हो ये दोनों लगभग लगभग इनकॉम्प्रेसेबल है। प्रेशर का काम क्या है, किसी चीज को कंप्रेस करना, ठीक है, तो ये दोनों लगभग इनकॉम्प्रेसेबल होते हैं। इसलिए मोटे तौर पे हम मानते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखना, वर्ड्स को ध्यान दिया करो। मोटे तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि प्रेशर का कोई भी रोल नहीं आता सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। किसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर, सॉलिड का लिक्विड में, किसी और चीज के लिए नहीं बोला, सॉलिड का लिक्विड में। डन है क्या? तो इसलिए हम बोलते क्या है, हम बोलते हैं कि भैया So हम बोलते क्या है, solids and liquid are highly incompressible and practically remains unaffected by the change in pressure. So भैया इनके ऊपर प्रेशर के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी में भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फटाफट से छाप लो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मोटे तौर पे सर जब इफेक्ट करेगा अगर प्रेशर पे सॉलिड, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो इंक्रीज करेगा प्रेशर या फिर डिक्रीज, मतलब सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगा जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो? नहीं, ये नहीं कह सकते। तो ऐसा क्या नहीं है कि नहीं, ये रूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। किस केस में सॉलिड इंक्रीज हो? नहीं बता सकते, ऐसे बैठे बैठे हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम प्रेशर के रिगार्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि भैया वो किसी तरह से सॉलिबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन एक चीज समझो, एक जगह उसका असर मैं समझाता हूँ।
जैसे मान लो किसी ने बोला कि 1 लीटर पानी में मैक्सिमम कितने शक्कर को डिसॉल्व कर सकते हो। सुन लो, सब कोई सुन लो इस कहानी को। 1 लीटर पानी में कितने शक्कर को डिसॉल्व कर सकते हो, ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो तुम बोलोगे कि चलो ठीक है, 1 लीटर पानी है, हम उसको गर्म करते हैं और जितना एटमैक्स टेम्परेचर जाए उतना गर्म करेंगे, उतना गर्म करेंगे और शक्कर डालेंगे। टेम्परेचर हाई होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी, मतलब लगभग 100 डिग्री पे जितना उसमें शक्कर हम डिसॉल्व कर पाए वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। डन है क्या? यस सर। 100 डिग्री तक तो पानी को गर्म कर सकते हैं, 100 डिग्री पे जाने के बाद ही वो क्या होगा, वेपर बनेगा, मतलब गैसियस स्टेज में जाएगा, बॉयल करेगा। लेकिन 100 डिग्री तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 डिग्री पानी को ले जाओ, जितना शक्कर उसमें ठूस सकते हो ठूस दो, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। लेकिन जब हम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो क्या पानी 100 डिग्री पे बॉयल होगा या उससे कम पे बॉयल होने लगेगा? उससे कम पे बॉयल होने लगेगा। उससे कम। उससे कम पे बॉयल होने लगेगा तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही रही या उससे कम हो गई? उससे कम हो गई। ठीक है, लेकिन कब? जब हम बात कर रहे हैं शक्कर का, मतलब वो कैसा प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो डिपेंड्स कि वो प्रोसेस कैसा है, उसके ऊपर ये आ जाएगा कि प्रेशर अपना रोल कैसे दिखा रहा है। बट हाँ, हम बैठे बैठे नहीं बता सकते कि वो बढ़ाएगा, घटाएगा या क्या करेगा। ठीक है, डन है? सर तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता होगा देन कंपैरिजन तो हम लोग का जो एरिया है, मतलब वहाँ पे प्रेशर कम। तो ऐसे कह सकती है कि जैसे प्लेन्स में जो होता है वो सॉल्युबिलिटी शक्कर की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू माउंटेन एरिया। यस। ठीक है, हाँ, हम लोग की ज्यादा होती है, जब बोला था ना, हम लोग की ज्यादा होती है इन हम कंपैरिजन लोग टू, की हाँ, हम लोग की ज्यादा हम होगी लोग इन का कंपैरिजन। ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल, लोग हमारे का यहाँ, कम। हाँ हमारे यहाँ गुलाब जामुन अच्छा बनेगा, पहाड़ों पर उतना अच्छा गुलाब जामुन नहीं बनेगा। चलो ठीक है, कर लिए सॉल्व? सर वो जो CaO प्लस H2O वाला एग्जाम्पल लिखे उसमें दोनों तरफ से एरो रहेगा ना? तू लिख लेना दोनों तरफ से एरर, ठीक है। ठीक है, चलो डन है। तो ये कहानी अपने पास हो गई सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉलिड की लिक्विड में। नेक्स्ट अपन आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होती है थोड़ी अच्छी वाली कि भैया गैस कितना सॉल्युबल है लिक्विड में। ठीक है, अब इसको बताने के लिए एक लॉ है, दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से हमें पता चलता है कि कोई भी गैस लिक्विड में कितना सॉल्युबल है। अगर याद करोगे, जरा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो ये क्लास 11th में भी एक जगह आया था और मैंने उस समय बोला था कि ये क्लास 12th में पढ़ना है, उस समय पढ़ा जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर में। याद है किसी को? छोड़ो हटाओ, क्या ही फर्क पड़ना अपने को। ठीक है, उस समय तो पढ़ाया नहीं। चलो, सो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, कैसे होगी, चलो ओके। अच्छा लगा मेरे को जान के, कम से कम 2 लोग तो बोल रहे हैं कि हाँ पढ़े थे, आया था और बोले थे कि बाद में पढ़ना है। ठीक है, चलो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, चलो देखते हैं। ओके ओके ठीक है, अब बहुत लोग बोल रहे हैं। तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसी होती है, ये हेनरी लॉ से पता चलता है। अब इस चीज को पहले समझो कि हेनरी लॉ क्या कहता है, इसको फील करो, फिर अपन बात करेंगे कि ये क्या चीज है। पहले समझो इस हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि कोई भी गैस लिक्विड में कितना डिसॉल्व करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस गैस का प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस पे कितना है। उस गैस का प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे कितना है। अच्छा, उस गैस का प्रेशर का मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर। अगर मान लो 5-6 गैस है तो उसका खुद का जो प्रेशर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इसका गैस के जो भी अपने दिया, मान लो 5 तरह का गैस ले लिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ले लिया। ठीक है, तो उसमें जो सिर्फ जो हाइड्रोजन का प्रेशर होगा दैट इज इट्स पार्शियल प्रेशर, क्लोरीन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, सो कहता क्या है कि किसी लिक्विड में कोई भी गैस कितनी डिसॉल्व होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस गैस का प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना है। अच्छा, उस गैस का प्रेशर, मैंने बार बार बोला, उस गैस का प्रेशर का मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलो तो हम बात कर लेते हैं इसको। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, इस चीज को ध्यान दो। तो हेनरी लॉ कहता है
कि द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड में गैस की जो सॉलिबिलिटी होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। मतलब उस गैस का खुद का प्रेशर जितना अधिक उस लिक्विड के ऊपर रहेगा उतना ही सॉल्युबल होगा। ऑब्वियस सी चीज है यार, फील होता है हमको कि लिक्विड के ऊपर खूब जोर से किसी गैस का प्रेशर देंगे तो वो जाके लिक्विड में क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, लिक्विड के अंदर में घुस जाएगा, लिक्विड के अंदर में घुस जाएगा तो मतलब उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। सो लिक्विड या सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है, ठीक है, उसका प्रेशर कितना है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, अब इसको हम न्यूमेरिकली लेके आते हैं। न्यूमेरिकली क्या बोलता है, सो न्यूमेरिकली ये बोलता क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। सो न्यूमेरिकली ये क्या कहता है कि भैया जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो वो डिपेंड कर रही है पार्शियल प्रेशर पे। अब सॉल्युबिलिटी देखो, यहाँ सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिया है। एक्स जो है ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्युबिलिटी है, तो भैया ये भी तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। सो सॉल्युबिलिटी एक्स के टर्म में लिया हुआ है। ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया हुआ है। ठीक है, सो बोलता क्या है कि प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी। फॉर अ टाइमिंग थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूं मैं। मान लो कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर का पानी है, 1 लीटर पानी, मान लो कि 1 मोल अगर अपने पास ऑक्सीजन चला गया, 1 लीटर पानी में 1 मोल ऑक्सीजन चला गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सो 1 लीटर पानी का मतलब लगभग हुआ 55.5 लीटर, 55.5 मोल्स प्लस 1 और ऊपर में 1, मान लो 1 मोल ऑक्सीजन गया। मान लो 2 मोल अगर ऑक्सीजन उसमें सॉल्युबल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, 2/2 प्लस 55.5। अब इन दोनों में देखोगे तो भैया ये ऑब्वियस ये क्वांटिटी बड़ी होगी। तो इसी के टर्म में सॉल्युबिलिटी बता रहा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी। डन है, चलो ठीक है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है, इस मोल फ्रैक्शन और इस पार्शियल प्रेशर के बीच का जो रिलेशन है इसको हम क्या कर रहे हैं, तो भैया एक कांस्टेंट लगा के हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो KH है, इसी KH को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ये KH क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, सो भैया इसका यूनिट जो होता है, इस केस में जो इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट जो होगा वो होगा सिंपली ATM। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा इसका यूनिट क्या रहने वाला है, दैट इज ATM। प्रेशर हो रहता है और प्रेशर का मतलब क्या हुआ, यूनिट जनरली क्या लेके चलते हैं अपन, ATM लेके चल रहे हैं। ऐसा यूनिट नहीं बोला है, यूनिट बस बोला है जो जनरली आपके पास आएगा। ठीक है, सो प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ये याद रखना कि ये जो P है दिस इज अ पार्शियल प्रेशर। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो P है ये क्या है, तो ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गिवन गैस, जिस भी गैस की सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। सो दिस इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और याद करो तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता था गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये अपने को पता है डाल्टन्स लॉ से। सो ये अपने पास कहानी हो गई हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ कहता क्या है, कितना सॉल्युबल होगा वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक जो बनता है। कोल्ड ड्रिंक कैसे बनता है भैया, सो कोल्ड ड्रिंक की कहानी ऐसी है कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जो वाटर है, वाटर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एक हाई प्रेशर वहां पे ऐसे बोलो कि इम्पल्स दिया जाता है, बहुत हाई प्रेशर इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हाई प्रेशर इन्वायरमेंट वहां कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिएट हुआ है उसके वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, और वाटर में सॉल्युबल हो गया उसके बाद उसके ऊपर क्या कर दिया, कैप लगा दिया। ठीक है, सो ये कहानी हो गई कि भैया हमारे पास कैसे बना है हमारे पास कैसे बना है कार्बोनेटेड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक कैसे बना है। ओपन करते हैं, क्या समस्या होता है, ये एग्जांपल हम पहले भी पढ़े हैं। ओपन करते हैं, समस्या क्या होता है कि बाहर में तो अब उतना प्रेशर है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का, कितना ही कार्बन डाइऑक्साइड है, पॉइंट में सम परसेंट, पॉइंट में 3%। ठीक है,
तो चलो 0.03%, 3 भी नहीं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत कम है। अब बाहर में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत कम है, तो उसके वजह से होता क्या है कि जो लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर बाहर निकलने लगता है और हमारे पास फिज के टाइप में हमको देखने को मिलता है। सो सिंपल सी कहानी है कि किसी भी गैस को सॉल्युबल बनाना है, उसके ऊपर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दो, वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई हेनरी लॉ की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया कि ये हेनरी लॉ का थ्योरी तो पढ़ लिया, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो चला देखा जाए। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो और फटाफट से सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में कितना N2 गैस डिसॉल्व होगा? एज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure of 0.987, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर दे दिया, P दे दिया। हेनरी कांस्टेंट जो है N2 का वो दिया है 76.48 किलो बार, ध्यान रखना, ठीक है। 76.48 किलो बार, तो किलो को कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में। सो हेनरी कांस्टेंट पता है आपको, पार्शियल प्रेशर पता है, मोल फ्रैक्शन निकालो। 1 लीटर वाटर दिया है तो वाटर के मोल्स पता है, वहां से आपको पता चल जाएगा नाइट्रोजन के मोल्स, फिर उसको कन्वर्ट करना मिली मोल्स में। शुरू हो जाए, चलो छापो इसको फटाफट से पहले और फिर इस क्वेश्चन को करना। छाप लिया सबने? चलो ठीक है। सो अच्छा, छापो छापो। छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो। छाप लेना तो बोल देना, जो लोग छाप रहे हैं अभी छाप नहीं पाए तो बता देना। ये लॉ याद रखना, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है। हेनरी लॉ क्या है? चलो करो इस क्वेश्चन को, पहले डेटा देख लो क्या क्या दिया है, फिर सॉल्व करो। ठीक है राघवेंद्र, मोल्स पूछा, मोल्स बता दे बेटा, मेरी मोल्स बता दो। गड़बड़ है? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
रिया गड़बड़ है बेटा। आनंद राज गड़बड़ है। मोल्स बता दो, मोल्स मिली मोल्स जिसमें बताना बता दो। आनंद गड़बड़ है। वैष्णवी एक बार यूनिट देखो बेटा, बाकी ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है, यूनिट देखो। आरीश ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे। देखो अपने पास क्या क्या दिया है, अपने को पार्शियल प्रेशर दे दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अपने को यहाँ दे दिया है हेनरी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या पूछा है, मोल्स पूछा है। किसका पूछा है भैया, नाइट्रोजन गैस का। तिवारी गलत है। चलो शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, ठीक है। सो अपने पास कहानी ऐसी हो गई, तो छोटा में लिख लेते हैं, ठीक है। सो अपने पास कहानी कैसी हो गई, तो अपने पास प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 0.987 पार्शियल प्रेशर। KH कितना दिया है, तो 76.48 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि अपने को किस में चाहिए भैया, बार में चाहिए। ये भी बार में है तो दोनों बार में आ जाए। मोल फ्रैक्शन कितना होगा नाइट्रोजन का, सो भैया मैं ऐसे लिख लेता हूँ सीधे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। और 1 लीटर पानी का मतलब कितना मोल्स हो गया, 55.5 लगभग। डन है क्या, किसी को इतने में दिक्कत है तो बता दो। ये पूरा का पूरा मैंने मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया है, किसी को तकलीफ है तो बता दो। डन है, चलो अब इसको बस सॉल्व कर लो। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, मोल्स ऑफ N2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करो। सो ये हो गया 0.987 डिवाइडेड बाई 76480, ठीक है। मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 76480, ठीक है, इक्वल्स टू मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.5, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी देखो यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊं तो मैं नीचे में भी 1000 लगा दूं। हाँ अब सही है, जिसने भी अभी आंसर भेजा अब सही है। इस पॉइंट को हटाकर नीचे 1000 लगा दूं। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो दिखेगा कि यार डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर। मतलब क्या है कि ये वाली क्वांटिटी बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू दिस। इसका मतलब इसमें इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी छोटी है और नीचे वाली क्वांटिटी, नीचे ऊपर वाली काफ़ी छोटी है और नीचे वाली काफ़ी बड़ी है। इसका मतलब ये नंबर बहुत छोटा रहा होगा। तो बहुत छोटे को अगर 58.5 में ऐड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी चॉइस है, बाकी आपकी चॉइस है। आप मन करे तो इग्नोर करो, ना मन करे तो लीनियर इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लो, वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। सो बस अपने पास कहानी यहाँ तक पहुँच गई। दिख रहा है हमको कि ऊपर और नीचे में भैया ये नंबर बहुत छोटा है, तो चाहो तो इसको इग्नोर करके ऐसे भी लिख सकते हो, और मैक्सिमम केस में ऐसा हो ही जाएगा, मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.5, ठीक है। सो यहाँ से अब सीधे अपने पास मोल्स ऑफ N2 चाहिए, इसको ले जाओ इधर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आंसर आएगा, वो आएगा मोल्स में, ठीक है। सो मोल्स जो आएगा N2 का वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 7 इंटू 10⁻⁻⁴, ये अप्रोक्सीमेटली मोल्स है, ठीक है। मिली मोल्स क्या हो जाएंगे, सो भैया मिली मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा, तो इसको 1000 से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। सो इसको 1000 से, मिली का मतलब क्या हुआ भैया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिली में आ जाओ, 1000 से मल्टीप्लाई करो। सो ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 0.7 मोल्स, अपना आंसर आ गया, ठीक है। सो यही अपने पास कहानी है हेनरी लॉ का, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था अपने पास उसको सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व कर लेना घर पे। बोलता है कि हेनरी लॉ अप्लाई करना है CO2 को, CO2 पे अप्लाई करना है पानी में जब उसको घुलाया जा रहा है, तो ठीक है। उसका कांस्टेंट दे दिया है, हेनरी कांस्टेंट दे दिया है।
दैट इज 1.67 इन 10⁻8। चलो एक टेंशन तो खत्म है। बोलता क्या है कि 500 ml सोडा है, मतलब वॉल्यूम हमको पता है, ठीक है। When packed 2.5 atm of CO2, 2.5 atm CO2 का डाला गया है, ठीक है। बोलता क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 500 ml। सेम कहानी है कि CO2 कितना प्रेजेंट है 500 ml सोडा वाटर में। 500 ml सोडा वाटर है, हमको पता है भैया कितना मोल्स होगा, हमको पता है पार्शियल प्रेशर कितना है, हमको पता है हेनरी कांस्टेंट कितना होगा। क्या हम नहीं निकाल सकते कितना मोल CO2 होगा? और CO2 के मोल्स निकाल सकते हैं तो उसका मास नहीं बता सकते कितना होगा? किसी को तकलीफ है तो बता दो भाई मेरे को कि हमको सर तकलीफ है। सोडा वाटर मतलब H2O ही हुआ ना? सोडा वाटर का मतलब होता है बेटा CO2 जब मिक्स रहता है वाटर में, दैट इज सोडा वाटर, ठीक है। ओके, कोल्ड ड्रिंक समझ ले, कोल्ड ड्रिंक इज अ काइंड, नहीं होता प्रॉपर तरीके से, बट ठीक है, मोटे मोटे तौर पे समझ लो, कोल्ड ड्रिंक इज अ काइंड ऑफ सोडा वाटर, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट ऑलवेज सेम ही रहता है। किस रेस्पेक्ट में बोल रहा है आनंद? वैल्यू के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो या कुछ और बोल रहे हो? वैल्यू के रेस्पेक्ट में। यार देखो, हेनरी कांस्टेंट क्या है, CO2 अपने पास कितना सॉल्युबल होगा वाटर में उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर CO2 और वाटर आएगा तो उसके लिए क्या होगा, स्पेसिफिक वैल्यू रहेगा CO2 वाटर सेट के लिए। बोलो सर 500 ml सोडा वाटर है, यानी CO2 का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम 500 ml है। ठीक है, बिल्कुल सही CO2, लेकिन बेटा जब गैस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या उसमें वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा? अच्छा याद है, हाँ, लास्ट क्लास में हम बात किए थे ना कि अगर थोड़ा सा सॉलिड पानी में डालोगे तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा गैस भी पानी में डालोगे तो नहीं बढ़ेगा। देखो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, पीछे वाले केस में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता। कल राघवेंद्र ने मुझसे बोला सर आपने ऐसा बोला है तो ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वो एजम्पशन मान के चलते हैं कि हम जो सॉल्यूट डाल रहे हैं वो बहुत कम डाल रहे हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कहानी बदल सकती है डेफिनेटली, लेकिन अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है तो हम मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बराबर है। तो जब कल लिखवाया भी था तो भी ये चीज़ बताया था और फिर से बता रहा हूँ, ये एक एजम्पशन है कि अगर हम सॉलिड को पानी में डालेंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम मानते हैं बहुत कम डालते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। सर यहाँ पे गैस डाल रहा है, फिर भी हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम इक्वल है सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अच्छा एक बात बता, सॉलिड डाल रहे हैं तो उसमें तो समझ में भी आता है अच्छा भारी भरकम सा चीज़ है। गैस डाल के लिक्विड के वॉल्यूम में तो लगता है बेटा कोई खास फर्क पड़ेगा? गैस इतना सा घुलेगा, सॉलिड तो एटलीस्ट इतना जाएगा, गैस तो कितना ही घुलेगा, तो उससे तो वॉल्यूम में ले देके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अच्छा खासा अमाउंट भी गैस डाल दिया तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यस सर। गैस से तो कुछ नहीं होने वाला। बोलो सर जो हेनरीज कांस्टेंट है मतलब डिफरेंट वैल्यू है हर एक चीज का, मतलब वो हाँ। सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसका सॉल्युबिलिटी कितना है। तो हाँ बिल्कुल, वो तो Yes. डिपेंड, वो पेयर पे डिपेंड कर रहा है कि दो चीजों को मिलाया तो वो दोनों एक दूसरे में कितने सॉल्युबल है, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है कोई फिक्स वैल्यू है हेनरी कांस्टेंट, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। क्वेश्चन में आपको लिख के देगा हमेशा हेनरी कांस्टेंट इतना है, ठीक है। Yes, चलो सर ये इस गैस क्वेश्चन, पे डिपेंड करता है सिर्फ हेनरी कांस्टेंट या टेम्परेचर पे भी? गैस, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, इन चारों पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेशर वाले चीज को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि रेंज बहुत छोटा लेते हैं। अगर लेकिन प्रेशर अगर बहुत बड़ा हो गया या बहुत छोटा हो गया तो हेनरी कांस्टेंट भी बदल जाएगा, ठीक है। और चलो ठीक है, तो आज की सभा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हेनरी कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर देता हूं मैं, ठीक है। सभा समाप्त है, किसी को डाउट है? डाउट पूछ लो, फिर थोड़ा हेनरी कांस्टेंट को मैं बात करता हूँ क्या चीज है ये। हो गया? चलो ठीक है, देखो जिस लॉ को हमने हेनरी लॉ को पढ़ा है ना, वो हेनरी लॉ का एक केस पढ़ा है हमने, बस एक केस। ऐसा होता है हेनरी लॉ को मोल फ्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, मोलालिटी, मोलारिटी हर तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं देखो, जरूरी नहीं है कि मैं कॉन्सेंट्रेशन, मैं ये बता रहा हूँ, चाहो तो लिख लेना, चाहो तो तुम्हारी चॉइस है। मेंस तक में क्वेश्चन नहीं आता, एडवांस में पूछा गया तो तुम्हारी मर्जी, तो तुम देख लेना, अगर तुमको लगे जरूरत तो तुम लिख सकते हो, ठीक है।
हेनरी लॉ को सिर्फ इस फॉर्म में, ये एक स्पेशल केस है जो एनसीईआरटी ने दे दिया, आपको पढ़ना, क्वेश्चन इसी पे आते हैं। लेकिन हेनरी लॉ सेम, किसी ने कभी ये चीज नहीं पूछा, जब मैं बता रहा था तो किसी ने ये नहीं बोला कि ये पार्शियल प्रेशर जो है वो मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हेनरी कांस्टेंट को इधर ही क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, इस x को इधर लेके चलते और इसको इधर लेके चलते उधर लगा लेते। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बोलते वक्त ऐसा बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन या कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो x था और ये प्रोपोर्शनल था पार्शियल प्रेशर का, तो उल्टा लगा सकते थे, तो लगा सकते हो, मना नहीं है। तो वैसे भी एक हेनरी लॉ का फॉर्मूला बन के आ जाता है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी ना, वैसे हम लोग इन्वर्स कर सकते हैं हेनरी लॉ को मोल फ्रैक्शन। नहीं ऐसा नहीं है, क्या लिखा सर सर तो ऐसे x इक्वल टू पी वाई के एच हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, वही तो तो बोल रहे सर। तो आपके पास रुक जा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो KH इंटू पी। अब समस्या क्या है, क्या दोनों KH सेम है? नहीं, इस KH में आपके पास जो इसकी यूनिट होगी, इस KH की, इसकी यूनिट जो होगी, इसकी यूनिट जो होगी वो यूनिट होगी ATM इनवर्स, इसका यूनिट होगा ATM इनवर्स। ठीक है, अब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को देख के आपको ये पता लगाना पड़ेगा खुद से कि भैया वो कौन सा वाला KH है, वो KH प्रेशर के साथ लगने वाला है या वो KH जो है वो मोल फ्रैक्शन के साथ लगने वाला है। मतलब ATM हुआ तो वो मोल फ्रैक्शन के साथ वाला है, और अगर ATM इनवर्स हुआ तो प्रेशर के साथ वाला है, या प्रेशर के किसी भी यूनिट के साथ इन्वर्स हुआ तो। सो ये दोनों ही फॉर्मूला यूज होते हैं और दोनों फॉर्मूले धड़ल्ले से लगते हैं। दूसरी चीज कि क्या सिर्फ इसी फॉर्म में ही आएगा? नहीं, इसको कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इसका जो मतलब और भी जो फॉर्म्स बन सकते हैं वो ऐसा बनता है C इक्वल्स टू KH इंटू पी। अब की बार C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है, उसके लिए हम C वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट आएगी, हेनरी कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी, वो यूनिट बिल्कुल ही बदल जाएगी। और वो यूनिट क्या होगी? सो वो यूनिट होगी मोल पर लीटर पर ATM। सो अगर आपको ये यूनिट के साथ दिख रहा है तो समझ लो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, इस यूनिट के साथ दिख रहा है तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अगर आपके पास इसमें कहानी ऐसी दिख गई, मोलालिटी इक्वल्स टू KH इंटू पी, सो अब आपको यहाँ से सोचना ये पड़ेगा कि भैया यहाँ पे जो यूनिट आएगी उस यूनिट की कहानी अलग होगी, और वो यूनिट होगा कुछ मोल पर KG पर ATM। ठीक है, सो अगर ये यूनिट दिख रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भैया मतलब नॉर्मल बोर्ड सोर्स के एग्जाम में नहीं पूछेगा, या जेई के एग्जाम, मेंस के एग्जाम तक नहीं पूछेगा, लेकिन किसी अच्छे एग्जाम में अगर बैठोगे पूछेगा तो आपको यूनिट देख के ध्यान रखना पड़ेगा कि हेनरी लॉ लगाना कैसे। दूसरी चीज, हेनरी लॉ जो है या हेनरी की जो यूनिट है, ये एक बहुत वेरिएबल क्वांटिटी है, और बहुत बहुत ज्यादा वेरिएबल क्वांटिटी है, जो एक और फैक्टर है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, और वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखो सॉल्युबिलिटी का बहुत तगड़ा रिलेशन आता है एक चीज के साथ, और दैट इज, आप पहले का याद करो, सो दैट इज पोलर नेचर या नॉन पोलर नेचर उसके साथ। ठीक है, नॉर्मली हम पोलर को सॉल्युबल करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होती है, और उस केस में अगर इस हेनरी कांस्टेंट की बात करो, कौन सा वाला? ठीक है, एक मिनट, हाँ, सो उस केस में अगर इस वाले हेनरी कांस्टेंट की बात करूं जो यहाँ यूज कर रहा हूँ, ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सो ऑक्सीजन के केस में ये वाले हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही, ध्यान रखना, ये वाले हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम होगी। ठीक है, कब? जब ऑक्सीजन होगा तो। लेकिन अगर वही HCl हो गया तो इस वाले हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस वाले हेनरी कांस्टेंट। और ये सबसे अधिक ऐसे क्वेश्चंस में यूज किया जाने वाला हेनरी कांस्टेंट है, ATM इनवर्स वाला। ठीक है, सो ये जो हेनरी कांस्टेंट है, अब उल्टा कहानी हो जाएगा इसके लिए कहानी उल्टी हो जाएगी, जो इसका होगा जस्ट इसका अपोजिट यहाँ लगा लो। सो ये जो हेनरी कांस्टेंट है, अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, सो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो गैस सॉल्युबल बनाने जा रहे हैं वो पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर वो पोलर है तो हमको पता है कि पोलर जो है वो वाटर के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा, सो वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल होगा। जैसे HCl गैस है तो बोलोगे कि हेनरी कांस्टेंट उसका बड़ा होगा,
लेकिन अगर वही ऑक्सीजन है तो नॉन पोलर है, एलिमेंट है, 2 ऑक्सीजन है, वहां नॉन पोलर नेचर है, थोड़ी देर पहले भी बात किए थे। सो नॉन पोलर है इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड उसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा कंपैरिजन दे दिया, बोला कि भैया बताओ इन दोनों में किसकी ज्यादा किसकी कम, ऐसा कुछ दे दिया, मान लो दोनों नॉन पोलर दिख रहे हैं, तब हमको सोचना पड़ेगा वैन डर वाल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता था, तो भैया वैन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है, मोटे तौर पे डिपेंड कर रहा होता है मास के ऊपर। ठीक है, सो CO2 और O2, अच्छा तो CO2 और O2 में ज्यादा सॉल्युबिलिटी के चांसेस किसके हैं, CO2 के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगा के निकालना पड़ेगा कि किस केस में कम, किस केस में ज्यादा। डन है, तो इस पे क्वेश्चंस कभी कभी मतलब एडवांस में आ सकते हैं, आए हैं थोड़े बहुत रिलेट करके, बाकी आपको मेंस तक में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है सर हम ये बोल रहे थे ना, जो फर्स्ट वाला जो हेनरी कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है ना, उसमें ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो वो जो मोल फ्रैक्शन है वो KH से इनवर्स चलेगा, हम ये बोलना चाहते हैं। प्रेशर क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो, हाँ ठीक है, कह सकती है बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन इनवर्स चलेगा। मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो KH कम, सॉल्युबिलिटी कम Yes. तो KH ज्यादा। ठीक है, सर लेकिन ये जो फॉर्मूला है मतलब इससे ही डेराइव हुआ क्या? देखो फॉर्मूला ऐसा कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, बस एक ही लॉ है, और लॉ यही बोलता है कि प्रेशर से मोल फ्रैक्शन या प्रेशर से सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सॉल्युबिलिटी को तो मेरा मन करे मैं किसी में बोलूं, मेरा मन करे मैं मोलारिटी में बोलूं, मोलालिटी में बोलूं, मोल फ्रैक्शन में बोलूं, हेनरी सर इतना ही बोले कि सॉल्युबिलिटी, कोई गैस कितना सॉल्युबल डिपेंड करेगा उसका प्रेशर तुम उसके ऊपर कितना लगा रहे हो, दैट्स ऑल। अब उसको तुम जिसके टर्म में लेके आना चाहते हो उसके टर्म में लेके आओ, उसके अकॉर्डिंग KH को बदलते जाओ, कहानी बदलते जाएगी। हर पेयर के लिए KH अलग होगा। मतलब ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई KH का फिक्स वैल्यू नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिलाओगे तो अलग KH होगा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल में मिलेगा तो अलग KH होगा। क्यों? ये इस बात पे डिपेंड करता है KH कि कोई किसी में कितना सॉल्युबल है। वो तो बॉन्डिंग है कि बॉन्डिंग जिसकी जितनी अच्छी उतना ज्यादा सॉल्युबल, और बॉन्डिंग किसकी कितनी अच्छी, तो भैया वो तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसलिए हर पेयर का जो KH होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड का KH फिक्स है या वाटर का KH फिक्स है या ऑक्सीजन का KH फिक्स है ना, उस पेयर में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि KH कितना है। डन है, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगी। हाँ तो ऑब्वियस है, तो सॉल्युबिलिटी वही बात कोई चीज कितनी Yes. सॉल्युबल होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉन्डिंग कितनी अच्छी बन रही है दोनों के बीच में। ये बोल सकते हैं कि हेनरी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, नहीं बोल सकते। कांस्टेंट किसी चीज के प्रोपोर्शनल नहीं होता कभी भी ओजस्वी, इसलिए हम कभी भी कांस्टेंट के लिए वर्ड नहीं यूज करते। ठीक है, मतलब हाँ अभी आगे पढ़ोगे दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन उस समय उसको कांस्टेंट एज अ नहीं ट्रीट कर सकते, उस समय तो वो वेरिएबल बन गया। ठीक है, पर हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट चलेगा अगर आप बोलोगे कि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट रखो तो KH को बदल लो, तो उस समय वो कांस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, सर मेरे को एक चीज नहीं समझ में। सर आप बोले कि प्रेशर जो है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अच्छा तो फिर ये रुक जा, अब हो गया। पहले इसको छाप लो, जिसका डाउट है वो पूछो, बाकी जनता जा सकती है, बहुत लोग तो जा चुके हैं, और किसी का जिसका इसका डाउट है वो पूछ लो। आप पूछे हैं कि नहीं? रुक जा, छाप लेने दे पहले, थोड़ा स्क्रीन में बड़ा कर लूं तो मेरे को बताने में मजा आएगा। कोई ऐसा जो छाप रहा है अभी भी? चलो ठीक है, सर पार्शियल प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी, तो पार्शियल प्रेशर सर अगर एक ही गैस है तब तो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। और है। अगर 4-5 गैस को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, मतलब उसको मिला रहे हैं, तो सर पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, तो वहां पे उस गैस का मोल फ्रैक्शन आएगा, और यहाँ पे जो सर मोल फ्रैक्शन है वो उस सॉल्यूशन में उस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है, ये है ना। वेरी गुड, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, और ये बहुत अच्छी चीज तुमने बोली। अभी आगे आएगा मतलब वैसा एप्लीकेशन कि गैस में मोल फ्रैक्शन और लिक्विड में मोल फ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि गैस के मोल फ्रैक्शन से उस गैस का पार्शियल प्रेशर आएगा, और वो कितना सॉल्युबल है वो मोल फ्रैक्शन, ये जो अभी x लिखा है हेनरी लॉ में, वो बताता है। ठीक है, दिस इज सॉल्युबिलिटी और दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द मिक्सचर। ठीक है, सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात बोली है। और कुछ? नो सर। ठीक है, हाँ बोल, कहाँ गई वैष्णवी, बोल। सर बोल रहे हैं ना, स्लाइड ओपन करिए।